ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन याद कर लें कि इट इज़ द रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम जो शुरू से वेट का फॉर्मूला W=mg पढ़ते हैं, उस वेट का फॉर्मूला W=mg में g जो है वो W/m है, और W/m का मतलब W जो है वो वेट है, वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगला पार्ट पढ़ें ज़रा, मैं एक पार्ट दे रहा हूँ, पहले पढ़ें और से। क्वेश्चन पढ़े तो वो कह रहा है कि सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ GS है। अब देखो इस पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे कि जब रेडियस 2r होगा तो कुछ बच्चे हाफ कर देंगे, गलत हो जाएगा। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है रेडियस से और वो कह रहा है रेडियस पर वैल्यू GS है, यानी कि पहला डॉट तो तुम 1 GS लगाओगे। अब अगली बात सुनना मेरी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है बेटा, स्क्वायर होता है, रेडियस नहीं होता। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर रेडियस का स्क्वायर है और मैं तुमसे कह रहा हूँ रेडियस यानी डिस्टेंस डबल हो गया तो 2r का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो जहाँ डिनोमिनेटर में डबल हो गया 2r हो गया तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 होगा। अगर यहाँ पर देखो g की वैल्यू 3r हो जाए तो 3r का स्क्वायर 1/9r स्क्वायर होता है, यस और नो। और 1/9 का मतलब होता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना ज़रा, 1/9 तो 1/9 आएगा तकरीबन 0.11 अपॉन r स्क्वायर। ये बात समझो कि g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/9 है, क्योंकि 1/r स्क्वायर तो एज इट इज़ है। 1/3 का स्क्वायर 9, तो 9 का मतलब 1/9 और 1/9 का मतलब 0.1, यस और नो। तो इसका मतलब जहाँ पर रेडियस 2 है वहाँ पर तुम्हारे पास ये 1/4 का मतलब 0.25 हो जाएगी वैल्यू। तो जहाँ पर 1 था वहाँ पर 0.25, देखो एक्यूरेसी का ख्याल रखना, ये मिड 0.2 और 0.4 का मिड 0.3 है, तो 0.25 इसके भी नीचे है। एक्यूरेसी मैटर्स, तो सेंटर से नीचे आपको यहाँ से पास करवाना है कर्व। फिर 0.1, 0.2 और 0 के बीच में आएगा तकरीबन 0.1 g, तो यहाँ अगला पॉइंट 0 और 2 के बीच में, और लास्ट वाला इससे भी नीचे अप्रॉक्सीमेटली। तो तुम्हारा ग्राफ बेटा इस तरह से ड्रॉ होगा। like this.
नेक्स्ट पार्ट रीड करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये इसका पहले पार्ट का ग्राफ है। अर्थ एंड मून में बी कंसिडर। मून का मास दिया है, अर्थ का मास दिया है। अब उसने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, मास ऑफ अर्थ दिस, मास ऑफ मून दिस। इन दो के बीच में 60 RE है। क्वेश्चन पढ़ लो। Explain why there is a point between Earth and Moon at which the gravitational field strength is 0. नोट्स में देखें, ये आपके पास लिखा है। Determine the distance in terms of RE from the center of Earth at which the gravitational field strength 0. डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से चाहिए? अर्थ से। अब जो मैंने अभी डेरिवेशन करवाई है उसको पहले करो, उसकी हेल्प से सॉल्व करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। बेटा वो आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस बताएं, और डिस्टेंस कहाँ से बताएं। मैंने बताया था रेफरेंस बताएगा। डिस्टेंस कहाँ से बताएं? अर्थ से या मून से? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहाँ से? अर्थ से। अब मुझे बताओ, अर्थ के सेंटर से अगर ये नल पॉइंट का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल x है या d है, जो भी, तो मुझे बताओ इन दोनों में टोटल डिस्टेंस 60 आ रही है, तो फिर मून से इसका डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 60 RE माइनस x। जहाँ से एग्जामिनर डिस्टेंस पूछेगा उसको x कह लो, तो टोटल में से उस x को माइनस करो तो दूसरी तरफ का डिस्टेंस आ जाएगा। ये जो मेरी पोजीशन है, ये देखो, ये जो मेरी पोजीशन है वो नल पॉइंट है। इज दैट क्लियर? अब सुने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द पॉइंट वेयर GFS इज इक्वल टू 0, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ इक्वल होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून के। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून का फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। अब मुझे बताओ, जी से तो जी कैंसिल। अब मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ जो तुम्हें फाइंड करना है, वो रेडियस नहीं है, एक्चुअली डिस्टेंस है। आर का मतलब डिस्टेंस है, सही है? डिस्टेंस जहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका डिस्टेंस। इसका मतलब मैंने उसको कह दिया x, और मून के लिए रेडियस यानी डिस्टेंस ऑफ मून। तो डिस्टेंस ऑफ मून कितना है तुमने भी क्या बताया? स्क्वायर होगा। डिस्टेंस ऑफ मून कितना है? 60 RE माइनस x, उसका स्क्वायर। अब बेटा अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो मुझे बताएं, मैंने कहा था स्क्वायर को ओपन नहीं करना, तो मासेस को एक तरफ कर लो, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 RE माइनस x का होल स्क्वायर अलग कर दो। अब पिछले पेज पे देख रहा, जरा मुझे बताना मास ऑफ अर्थ कितना दिया भाई, या न्यूमेरिकल वैल्यू उसने तुम्हें दी है? टेल मी। 6 एक्सपोनेंट 24। मास ऑफ मून कितना है? 7.4 एक्सपोनेंट 22 इक्वल्स टू राइट साइड पर x डिवाइडेड बाय 60 RE माइनस x का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग स्क्वायर के बजाय होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना बेटा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करना ज़रा, 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 81.08 का स्क्वायर रूट ले लो ना डायरेक्ट। अब मुझे बताओ, ये जो पूरा फैक्टर तुमने कैलकुलेट किया
इसका आंसर 9 आया, और राइट साइड पे स्क्वायर कैंसिल होके x डिवाइडेड बाय 60 RE माइनस x बचा। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर ये पूरा डिनोमिनेटर बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9 से। टेल मी क्या होगा? 9 को 60 से मल्टीप्लाई करोगी 540 RE माइनस 9x इज इक्वल टू x। 9x उस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे 10x। 540 RE, x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 54 RE। यही आपका आंसर है 54 RE। सुनो मेरी बात, जो ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा होगा, नल पॉइंट उससे दूर होगा। सोचो जरा, एक मिनट के लिए लिखना बंद करें। अगर अर्थ का मास ज़्यादा था, देखना, अर्थ का मास ये था और मून का मास ये है, अर्थ के मास में पावर 24 आ रही है, मून के मास में पावर 22 आ रही है, यानी कि 2 पावर अर्थ की ज़्यादा है। 2 पावर का मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेट। यस और नो? स्क्वायर रूट ले लो तो वो फ़र्क आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 का मतलब 80-90 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर अर्थ का मास ज़्यादा है तो किसी भी प्लैनेट का, ये पॉइंट याद रखना, किसी भी प्लैनेट का साइज़ ज़्यादा होगा तो नल पॉइंट उससे दूर होगा। किसी प्लैनेट का साइज़ कम होगा तो नल पॉइंट उसके करीब होगा। कैलकुलेशन मुझे ये बता रही है कि सेंटर टू सेंटर, प्लीज़ अटेंटिव बैठें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 60 RE था, यस और नो? और उस 60 RE में से अगर मैं 54 RE अर्थ से कैलकुलेट करूं तो मून से कितना रह गया भाई? 6 RE, यस और नो? यानी कि जो ग्राफ इसने दिया, देखो इसने कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ दिया है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरी में बनाया था। तो मुझे बताओ, मून छोटा है तो मून के करीब का ग्राफ नल पॉइंट करीब आएगा, अर्थ से दूर जाएगा। जहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ से नल पॉइंट दूर जाएगा। और सरफेस पर जी की वैल्यू नोट करें, सरफेस पर जी की वैल्यू जो भी होगी, मून के सरफेस पर वो जी की वैल्यू फिर ऑपोजिट में होगी और कम होगी, छोटी होगी। 3 मार्क्स का ग्राफ है, प्लीज़ सुने, इसमें 3 मार्क्स किसके हैं? जी की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो प्लैनेट बड़ा है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यस और नो? अगर अर्थ बड़ा है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मून छोटा है तो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है। GFS, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ हमेशा सरफेस से बनाएंगे और कंबाइन के लिए नल पॉइंट और फिर यहाँ से ऐसे कर्व लाइक दिस, ये बनेगा। You have to draw the graph surface to surface. ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और नल पॉइंट तक का ग्रेविटी का पहला सेक्शन है। ग्रेविटेशनल फील्ड का चैप्टर 3 हिस्सों में है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड और नल पॉइंट तक का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तुमसे डिस्कस किया। दूसरा हिस्सा होगा इसका सर्कुलर मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अगला लेक्चर है हमारा। और तीसरा हिस्सा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस होल चैप्टर हैज़ एक्चुअली 3 सेक्शंस। अभी यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है।
अब ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सर्कुलर मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड का। इसका कनेक्शन क्या है थोड़ा ये अंडरस्टैंड करना। मैंने जब ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था ये समझें। स्टार्ट हमने किया कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कहा मूविंग ऑब्जेक्ट। देन आई सेड कि इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू Gmm अपॉन r स्क्वायर। r रेडियस नहीं है, r क्या है? डिस्टेंस। r क्या है बेटा समझना। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि r डिस्टेंस है तो एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर था, अगर सरफेस पर था तो रेडियस था, ऐसे ही ना। मगर मुझे ये बताओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर चला जाए, तुमने लास्ट क्लास में कहा अगर दूर चला जाए तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। जैसे ये मैं कहूँ और पीछे चला जाए, तुमने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और वीक होगी। मैंने कहा और पीछे चला जाए, तुमने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इतनी वीक होगी कि ये ऑब्जेक्ट किसी और दूसरे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो फिर हमने कहा इसका नल पॉइंट निकालें। फिर अगर नल पॉइंट आ गया तो दो प्लैनेट्स का कंबाइंड ग्राफ बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, फिर पोजीशन ऑफ नल पॉइंट बताएं, सही है ना। फिर डेंसिटी से रिलेटेड बात की, फिर शेप्स की बात की कि स्फीयर का शेप मतलब प्लैनेट का शेप अगर स्फीयर नहीं है तो क्या होगा। बहरहाल ये सब बातें करने के बाद अब सुनो, अभी तक जो मैंने बात नहीं की वो सुने क्या। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में, अब ये स्टिल नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट मूव करने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट अगर दूसरे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करना शुरू हो जाए। अभी तक तो रेस्ट पर बात थी। नाउ वी आर सेइंग, सामने देखिएगा, नाउ वी आर सेइंग कि बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ के अराउंड, अर्थ या किसी भी और प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करना शुरू कर दे, तो मुझे एक बात ये बताएं कि जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस, फिर दोबारा डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है। एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स देन देयर इज, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर दे तो फिर देयर इज a centripetal force acting towards center, सुनो, centripetal force acting towards center, and that centripetal force and that centripetal force equals to gravitational force, यानी Fg is equals to Fc।
तो अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अराउंड दिस प्लैनेट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई आपकी mv। यहाँ पर एक बात समझ लें कि Fc = mv²/r मैंने किया, और ये बात अच्छी तरह से समझना कि if when any one object rotates around another object, then the gravitational force between the two objects must be equal to the centripetal force of the moving object। और जब भी इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपसे ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो फिर वो तुमसे अलग अलग इसकी डेफिनेशन मांगेगा। फर्स्ट वन वो आपसे कहेगा लीनियर स्पीड बताएं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टार्ट देखो मैं वहीं से करूँगा। Ft = Fc। Fc का फॉर्मूला तुमने रखा mv²/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, v² × r, क्योंकि एक r कैंसिल हो गया एक r से। v की एक्सप्रेशन आ गई gm/r। बेटा यहाँ पर m कौन है? इस डेरिवेशन में याद रखें जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल m था। लिसन केयरफुली, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल m था, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स में स्मॉल m रखा था तो वो स्मॉल m तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले m से कैंसिल हो गया, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट तो ख़त्म हो गया। अब जो आपके पास फॉर्मूले में m है, याद रखना ये सोर्स मास है, दैट इज सोर्स मास। ऑब्जेक्ट जिस सोर्स के अराउंड रोटेट कर रहा हो उसका फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लिख लें r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। पॉइंट नंबर 2, अब अगर मैं तुमसे एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा का फॉर्मूला बनवाऊं, स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। फॉर्मूले का नाम बदल जाएगा। नाम इन सेंस ये कि अब जो Fc का फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगेगा? Fc का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? सर्कुलर मोशन को रिवाइज कर लें, देखें ये सर्कुलर मोशन से फॉर्मूले आ रहे हैं सारे। सर्कुलर मोशन में ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था Fc = mr⍵²। क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर स्पीड के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी थी तो तुमने mr⍵² लगाया। अब देखो दोबारा मूविंग ऑब्जेक्ट कैंसिल, मास
ये आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम। तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। And again you can write omega is equals to capital G M upon R cube। यहाँ पर भी इस डेरिवेशन में m जो है वो दैट इज सोर्स मास। लीनियर स्पीड के फॉर्मूले में और एंगुलर स्पीड के फॉर्मूले में डिफरेंस देख लें। That is the difference। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट डेरिवेशन देखो बेटा, कॉन्सेप्ट वही है। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, स्मॉल m है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट इस जो भी प्लैनेट है इसके अराउंड रोटेट कर रहा है। अब वो आपसे कहेगा थर्ड डेरिवेशन, पहली थी लीनियर स्पीड, दूसरी थी एंगुलर स्पीड, अब नंबर 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब सुनो, स्टार्ट जब भी मूवमेंट की बात होगी ना, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखा रहा हूँ, इसको समझ लें। जब भी एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के टॉपिक में दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर रहा हो तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, एफ जी इज इक्वल्स टू एफ सी। मगर अब देखना एक बात, एफ सी में दोबारा मैंने फॉर्मूला लगाया यही एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिलेट्स टू वी। मास से मास कैंसिल, एक आर से स्क्वायर कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर, जो थोड़ी देर पहले तुमने बनाई थी इक्वेशन, वही बनी वी स्क्वायर के लिए। मगर यहाँ पर अब मैं लिखूँगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज गिवन एज, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो बेटा मैं मास लिखूँगा, अब ये कैपिटल मास नहीं है, अब ये सोर्स मास नहीं है, अब ये तो मूविंग मास है। जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है काइनेटिक एनर्जी उसी की होगी, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की होगी जो मूव हो रहा है, और मूव कौन हो रहा है, स्मॉल एम। तो अब आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ स्मॉल एम एज इट इज़ और वी स्क्वायर की जगह जी एम अपॉन आर। ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वी स्क्वायर की जगह। यहाँ तुमने वी स्क्वायर इसके इक्वल किया तो जो वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ,
अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Gm/m/2r। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में सोर्स मास और मूविंग मास दोनों आ रहे हैं। इससे पहले वाले नंबर 2 और नंबर 1 में लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में सिर्फ सोर्स मास आ रहा था, ये देख लो, ऊपर सिर्फ सोर्स मास था लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के फॉर्मूले में। मगर यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब मैं काइनेटिक एनर्जी ड्राइव कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है, तो अब इस डेरिवेशन में देखो मूविंग ऑब्जेक्ट और सोर्स मास दोनों आ गए। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट सुनिएगा, नंबर 4। नंबर 4 है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब सुनो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट के अराउंड रोटेट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट एक पूरी साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। अब बेटा मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो फिर स्टार्ट, फिर दोबारा वहीं से Fg इज इक्वल टू Fc कैपिटल G mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्योंकि सर्कुलर मोशन कहता है कि टाइम पीरियड ओमेगा से रिलेटेड है। याद करें सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पर ये m से m कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो Gm इज इक्वल टू r³ इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ बेटा ओमेगा 2 पाई अपॉन टी के इक्वल है, तो Gm इज इक्वल टू r³ ओमेगा स्क्वायर मीन्स 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर। Gm इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³ डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अगर सब्जेक्ट में टी स्क्वायर को बनाऊं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये सब चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी, तो 4 पाई स्क्वायर r³ डिवाइडेड बाय Gm। एक इक्वेशन ये बन गई इसकी। ये G इंटू एम डिवाइड हो गया यहाँ पे। याद रखना m इज द सोर्स मास। m इज द सोर्स मास। अब सुने, इस फॉर्मूले की बेस पे पहला पॉइंट, लिसन केयरफुली, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे बताओ 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G इंटू एम। ये पूरा कांस्टेंट फैक्टर है इंटू r³। ये पूरा कांस्टेंट फैक्टर है क्योंकि सोर्स मास भी कांस्टेंट होगा और G तो कांस्टेंट है ही और 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो मुझे बताएं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³।
प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर मैं इस कांस्टेंट को बेटा, चलो ऐसे लिख लो, अगर मैं इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दूं फॉर एग्जांपल के से, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। तुम कह सकते हो के किसके इक्वल है? मैं कहूँगा के इक्वल है 4 पाई स्क्वायर। के इक्वल है कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम के। डेरिवेशन है ना। अब एक बात सुने, ये शो कर रहा है, प्लीज लिसन, ये फॉर्मूला शो कर रहा है दो चीज़ें, और से देखो दो चीज़ें। एक, वो आपसे कह सकता है कि शो दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सही है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा फॉर्मेट इसका सुनो, ये बनेगा लिसन, टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब, कंपैरेटिव फॉर्मूला। ये सारी अलग अलग डेरिवेशंस हैं, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस पर अप्लाई होंगी, ध्यान में रखिएगा। किसी ने मुझसे कहा कि सर इसका मतलब क्या? बात सुनो, इसका मतलब समझा रहा हूँ, अटेंटिव, सामने देखो। किसी ने कहा इसका मतलब क्या? मैंने कहा इसका मतलब ये कि लेट्स से ये तुम्हारे पास सोर्स मास है m, सही है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस सोर्स मास के इस ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, इसका रेडियस है ये, समझें ज़रा, इसका रेडियस है ये R1। क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूँगा एक, R1। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये R1 2.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर है और उसका टाइम पीरियड 240 डेज है, तो फिर उसी सोर्स से इतनी दूर अगर कोई एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है और उसका रेडियस यानी सॉरी उसका डिस्टेंस R2 3.5 इंटू 10⁻7 मीटर है, तो मुझे इसका टाइम पीरियड बताओ। दोनों के लिए ख़ास बात क्या है? दोनों के लिए ख़ास बात इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का सोर्स मास सेम है। यस और नो? अगर बेटा दोनों का सोर्स मास सेम है तो यहाँ पर भी तो आपने ये फॉर्मूला लगाया था, इसको समझें ज़रा। जब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था तो आपने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड है जो इस सोर्स मास से इतने डिस्टेंस पर है, ये रहा इतने डिस्टेंस पर है, तो तुमने इसका तुमने यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकाल लिया था। यस और नो? जब तुमने ये टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाई थी तो मैंने कहा फिर भाई कि 4π² तो कांस्टेंट है। सुने, बच क्या गया? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर क्यूब। तो इसका मतलब टी इज डायरेक्शनल टू आर क्यूब का मतलब इनका रेशो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। इस रेशो को अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे लगाऊँ, कैलकुलेटर उठाना ज़रा,
तो मैं यहाँ पर T1 की जगह लिखूँगा 240 डेज़ है तो डेज़ ही रहने दो, आंसर भी डेज़ में आएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 है बेटा 2.3 एक्सपोनेंट 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10 टू द पावर 7 का क्यूब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। When you cross multiply this, then listen, T2 square की वैल्यू आएगी जो भी 240 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 10 टू द पावर 7 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्यूब। ये जो भी आंसर आएगा बेटा इसको आखिर में आप स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये T2 आ जाएगा। ऐसा क्या? अब ये तो कैलकुलेशन है, ये कर लेना। मेरा क्वेश्चन कुछ और भी है, सुने, मेरा क्वेश्चन कुछ और भी है, नज़र रखना। तुम्हारे सामने मैंने ये डेरिवेशंस की हैं, प्लीज़ लिसन लिसन एंड लिसन केयरफुली। मैंने कहा था कि ये मेरा पहला पॉइंट है, सुनो, ये फर्स्ट पॉइंट था इस कैलकुलेशन की बेस पे। अब अगला पार्ट सुने। टेल मी वन थिंग, पॉइंट नंबर 2, अगर बेटा मुझे ये बताओ, सामने देखो कि y एक्सिस पर t स्क्वायर है, x एक्सिस पर r क्यूब है, और मैं तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दे दूं और वो आपसे कहेगा यहाँ पर y एक्सिस पर कोई ना कोई वैल्यू है, और आपसे कहेगा x एक्सिस पर भी कोई ना कोई वैल्यू है, आपसे कहेगा यूजिंग ग्राफ कैलकुलेट द सोर्स मास। ऊपर वाली कैलकुलेशन में देखो तुमने लिखा, सामने मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। प्लीज लिसन, स्टॉप राइटिंग। अगर मैं आपसे कहूँ ये टी स्क्वायर को y मान लो, इस 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM को ग्रेडियंट मान लो, तो फिर ये जो आपके पास r क्यूब है, ये तुम्हारे पास एक्चुअली x हो जाएगा, जो x है y इक्वल्स टू mx। ये इक्वेशन लिखी है मैंने, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू ग्रेडियंट इनटू x। ग्रेडियंट को m कहते थे ना, यहाँ m इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम कंफ्यूज ना हो जाना कि वो मास है। इसका मतलब यहाँ का जो ग्रेडियंट है बेटा, लिसन केयरफुली, यहाँ का ग्रेडियंट जो कि y एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस की वैल्यू से डिवाइड करके आएगा, यस और नो। जब तुम y एक्सिस की वैल्यू को, मैं ये ग्राफ दूंगा तुम्हें और मैं तुम्हें y एक्सिस पर x एक्सिस पे वैल्यू दूंगा, तो जब तुम y एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस की वैल्यू से डिवाइड करोगी तो इसका मतलब तुम टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब रख रही हो, और जब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब रख रहे हो तो फिर उसके साथ वो इक्वल किसके होगा? मैं कहूँगा वो इक्वल होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM के। यहाँ से आप मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो निकालेंगे। इसका ग्रेडियंट अगर टी स्क्वायर और आर क्यूब है तो उसका ग्रेडियंट 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM बता रहा है। चलो एक और बात देखो, ये भी तुमने लिखा हुआ है, सामने देखना ज़रा, पॉइंट नंबर 3। अगर y एक्सिस पे r क्यूब है और x एक्सिस पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, तो देखें ऊपर वाली डेरिवेशन में एक जगह, ये देखो
आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम लिखा था तुमने, ये लिखा हुआ है आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम। अब मुझे ये ग्राफ ज़रा सोच के बताना कि आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम में आर क्यूब को मैं वाई एक्सिस पे ऐसे ही रखा रहने दूं और ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आऊं, तो फिर अब जो ये लाइन बनेगी, लिसन, अब जो ओरिजिन से लाइन ड्रॉ होगी उसमें y इक्वल्स टू एक्स, एक्सिस पर ये है, तो इसका मतलब ये ग्रेडियंट हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया। यानी कि आप कहेंगे y इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट इंटू एक्स। एक्स एक्सिस पे कौन है बेटा? 1 ओमेगा स्क्वायर। वाई एक्सिस पे कौन है? आर क्यूब। इसका मतलब अब यहाँ पर तुम मुझसे पूछो कि ग्रेडियंट किसके इक्वल, तो इस केस में आपसे मैं कहूँगा कि ग्रेडियंट कैपिटल जी इंटू एम के इक्वल, क्योंकि ग्रेडियंट की वैल्यू आर क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 ओमेगा स्क्वायर होगी, और आर क्यूब डिवाइड बाय 1 ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली आर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर होगी। तो ग्रेडियंट को आप इसके इक्वल रखेंगे जी एम के, कैपिटल जी इंटू एम। इस ग्राफ की हेल्प से भी हम मास ऑफ सोर्स निकाल सकते हैं। एक शर्त है, और ये कंडीशन जब मैं पास पेयर करवाऊंगा तो याद रखना, कंडीशन सुने क्या, ये फॉर्मूलाज जब ही वैलिड होंगे, लेकिन ये फॉर्मूलाज जब ही वैलिड होंगे जब टाइम सेकंड का स्क्वायर हो, रेडियस मीटर का क्यूब हो, यहाँ पर भी रेडियस मीटर का क्यूब हो, और ओमेगा रेडियन पर सेकंड का होल स्क्वायर -2। ओमेगा का अपना यूनिट क्या होता है भाई? रेडियन पर सेकंड, और ये 1 ओमेगा स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब रेडियन पर सेकंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? ये कन्वर्जन आपको यूनिट्स की करनी पड़ेगी। कभी डेज दिया हुआ होगा वाई एक्सिस पे, वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। फॉर्मेट मगर ये है, फॉर्मेट मगर ये है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। Now we have 4 types of satellite. Number 1, equatorial orbiting satellite. लिखना पॉइंट जरा पहले। They are the satellites which launched. They are satellite which launched around the equator, around the equator, and they are used to monitor equatorial region. Point number 2, polar orbiting satellite. They are launched at vertical plane
and used to observe the polar region. Number 3, global positioning satellite. These satellites are launched at an angle at an angle 45 degree or inclined to the equator. They can simultaneously monitor equatorial and polar region. एक्चुअली अब यहाँ देखो कि जब हम ये बात करते हैं, लिसन, एक्चुअली यहाँ पर आपके पास ये 2 सैटेलाइट हैं। पहले तो एक है तुम्हारे पास पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और एक है इक्वेटोरियल ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इक्वेटोरियल ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर पे यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है, इसको कहते हैं पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल पोजीशनिंग में जो सैटेलाइट है वो ये है जीपीएस, ये 3rd है। सुने, इक्वेटोरियल ऑर्बिटिंग सैटेलाइट नंबर 1, पोलर नंबर 2 और ये नंबर 3। ये जो नोट कर रहे हो तुम, ये देखो, ये इनमें से कोई सा भी एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल यानी एक्स प्लेन में या वाई प्लेन में नहीं है, बल्कि इंक्लाइंड है, सारे इंक्लाइंड हैं। ये नॉर्मली वो आपको बता रहा है कि द सिस्टम वॉज कम्प्लीटेड इन 1990s एंड देयर आर नाउ अबाउट 30 ऑफ दीज सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन 6 सेपरेट ऑर्बिट्स। ये स्पेस में 6 सेपरेट ऑर्बिट्स में रोटेट हो रहे हैं अर्थ के अराउंड। 6 सेपरेट ऑर्बिट्स का मतलब ऐसे ही बिल्कुल जैसे कि इलेक्ट्रॉन समझो, K, L, M, N अलग अलग ऑर्बिटल में रोटेट होते हैं, कभी आपस में टकराते नहीं हैं, जाहिर है। और इसके अंदर भी बहुत सारे सैटेलाइट होंगे जो अपने एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट। अब ये इक्वेटोरियल रीजन ये और वर्टिकल यानी प्लेन रीजन, पोलर रीजन, ये इन दोनों को मॉनिटर एक साथ कर सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका जीपीएस। मगर इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 4, वो है आपके पास जियो, पॉइंट नंबर 4, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब वो पहली डेफिनेशन आपसे मांगेगा, व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
लिखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, पहले मैं लिखवाता हूँ फिर इसको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि यही एग्ज़ाम के लिए या वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is the one which appears to be stationary all the time when viewed from Earth's surface। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन equatorial region around Earth। अब सुने, जब हम ये बात कर रहे हैं, लिसन, मैं ये बात कर रहा हूँ, और इसको बहुत ध्यान से समझना, देखना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा तुमसे कि ये देखो, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होती है। ये पोलर ऑर्बिट में है। जो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में होगी उसको पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहेंगे। मगर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में भी बहुत सारी सैटेलाइट होंगी, मगर उनमें से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट खास होगी। अब मैं उस खास पे आ रहा हूँ, लिसन। इक्वेटोरियल ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट हो सकती हैं, मगर उनमें से खास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दैट वी विल सी नाउ। एनी सैटेलाइट, अब सुनो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कुछ कंडीशंस हैं। मतलब कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लिखना जरा तेजी से। नंबर 1, राइट डाउन। 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लिखिएगा। कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हेडिंग पहले इसमें ये लिख लो। फॉर एनी सैटेलाइट टू बी टर्म्ड एज जियो स्टेशनरी, for any satellite to be termed as
geostationary, comma, it must satisfy all the following four conditions. बात सुनो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में किसे कह रहा हूँ? एक बात सोचना ज़रा, अगर मैं आसमान पे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं आसमान पे किसी स्टार को देख रहा हूँ और 4 या 5 या 8 या 10 घंटे तक मैं उस स्टार को देख रहा हूँ और वो स्टार अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है, तो क्या वो अपनी जगह पर है? नहीं, अर्थ अपने ओन एक्सेस में रोटेट कर रही है, मगर मुझे स्टार वो वहीं पर ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो स्टार उसी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है जिस एंगुलर स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है। 3 डायमेंशनल में एक बात का ख्याल रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखना ज़रा कि अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो जिस वक्त ये अर्थ स्पिन करेगी तो ये सैटेलाइट भी साथ ही स्पिन करेगा। अर्थ अपने अराउंड रोटेट करती है, तो मैं कहूँगा भाई ये भी ऐसे ही उसी साइकिल में रोटेट करेगा। यस और नो? अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करेगी तो ये भी साथ ही रोटेट करेगा, ऐसे कि सोचो ज़रा कि जिस वक्त अर्थ का एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा हो उसी वक्त इसका भी टाइम पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। यस और नो? इसका मतलब अर्थ का अपने ओन एक्सिस में टाइम पीरियड 24 डेज है, 24 आवर्स है, सॉरी। अर्थ अपने ओन एक्सिस में 24 आवर्स में रोटेट होती है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की पहली शर्त कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर अर्थ का जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर्स। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, लिखना पॉइंट नंबर 1, since the time period of earth about its own axis is 24 hours, so the time period of geostationary satellite, time period of geostationary satellite of Earth should also be 24 hours. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जियोस्टेशनरी अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए 24 आवर्स। पॉइंट नंबर 2, since omega is equals to 2 pi upon t, comma, as time period is same, then the angular speed of geostationary satellite should be equal or same to the angular speed of Earth. सुनो, एक बात समझना,
अगर अर्थ 24 आवर्स में अपना पूरा एक अपने एक्सेस पे अपना पूरा एक स्पिन कंप्लीट करती है, यानी 360 अपने एंगल पे घूम जाती है। सोचो ज़रा, 24 आवर्स में अगर 360 घूम रही है तो उसका आधा 12 आवर्स में कितना घूमेगी? 180 डिग्री। और उसका आधा 6 आवर्स में कितना घूमेगी? 90 डिग्री। तो अगर अर्थ 90 डिग्री रोटेट हो रही है 6 आवर्स में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 6 आवर्स में 90 डिग्री ही रोटेट होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का एंगल सेम होगा, रहना चाहिए। अपने हाथ में ग्रिप करके एक पेन पकड़ लो, अब हाथ को घुमाओ तो पेन भी साथ साथ घूमेगा ना भाई। तो जो पेन है वो अर्थ है, और जहाँ जो आपका हाथ है वो अर्थ है, और जहाँ पेन का एंड है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अपने हाथ को ग्रिप बना लें, मुट्ठी बना लें, और उसमें एक पेन को पकड़ लें। अब हाथ को अपने एक्सेस में रोटेट करते जाओ तो देखो साथ साथ पेन भी तो रोटेट होता जाएगा। एंगुलर स्पीड भी दोनों की सेम रहेगी। नेक्स्ट ये लिख लेना, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। पॉइंट नंबर 3, since earth spins in its own axis, since earth spins in its own axis, about an equator, so geostationary satellite must also launch, geostationary satellite must also launch in an equatorial orbit. फोर्थ पॉइंट है कि एज द अर्थ spins in the direction west to east, then geostationary satellite should also spin in the same sense of rotation. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अगर अर्थ क्योंकि वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है बेटा, ऐसा ना हो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो ऐसा ना हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, गलत हो जाएगा। याद रखें, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो जियो स्टेशनरी भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करेगी। ये बात तय है कि अगर ये अर्थ है, समझना, अगर ये अर्थ है और मास ऑफ अर्थ ये है और ये एक मिनट सामने देखो, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो बेटा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसी सूरत में होगी
जब ये अर्थ से, लिसन केयरफुली, जब ये अर्थ से एक ख़ास डिस्टेंस पर हो, ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जियो स्टेशनरी का डिस्टेंस निकालना है। एक ऐसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है, उसका डिस्टेंस अगर निकालने के लिए आ जाए तो मुझे बताओ। अभी थोड़ी देर पहले तुमने फॉर्मूला पढ़ा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। यस और नो? इस फॉर्मूले से तुम आर की वैल्यू निकाल सकते हो। यस और नो? क्योंकि ये अर्थ की बात हो रही है। अब मुझे कैलकुलेशन बताना। टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है भाई? 24, मगर इसको मल्टीप्लाई करना आवर्स में 3600। कैलकुलेटर उठाना। 24 को 3600 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये अर्थ की मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, तो जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टाइम पीरियड होगा। और अर्थ का टाइम पीरियड आवर्स में है तो मैंने सेकंड में किया। जी की वैल्यू बेटा 6.67 माइनस 11। मास ऑफ अर्थ आपको बता चुका हूँ 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा ये आर क्यूब होगा। वो आर क्यूब के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर की वैल्यू फाइनली आनी चाहिए, देखना 4.2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ये फिक्स है। आर क्यूब की वैल्यू ये आई है तो क्यूब रूट लेने के बाद आंसर आएगा। इतना तो पता है ना भाई, A2 में इतना तो कर लोगे। क्यूब रूट लोगे तो ये आंसर आएगा जो मैं बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर? वो आपसे कहेगा पर्पस ऑफ जियो स्टेशनरी, लिखना एक पॉइंट। पर्पस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। टू पॉइंट्स है। नंबर 1, geostationary satellites are generally used for, लिखना, geostationary satellites are generally used for long-term weather forecasting and long-term कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक का मतलब लाइव न्यूज़ या लाइव मैचेस, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू हम देखते हैं। मगर वो आपसे पूछेगा कि क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्पाइंग के लिए यूज़ हो सकती है? स्पाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो एक जगह फिक्स है, हमें नज़र तो एक जगह फिक्स आ रही है, तो इसका मतलब ये इजीली ट्रैक हो सकती है। लिखना एक पॉइंट, नोट लिख लो। Geostationary satellite cannot be used
for spying, because as it remain stationary, when viewed from Earth's surface, so it can be easily tracked. स्पाइंग में यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक जगह फिक्स नज़र आ रहा है, मुझे नज़र तो एक जगह फिक्स आ रहा है। तो स्पाइंग में तो ऐसी चीज़ हो जो कि हिडन हो, छुपी भी हो और अलग अलग पोजीशन बदल रही हो, तो ये तो इजीली ट्रैक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नोट में वो पूछेगा ये है आपके पास जियो स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं इनको लर्न कर लें। यू हैव टू रिमेंबर देम, यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, यू हैव टू लर्न देम। बाकी ये पर्पज़ 1-2 मार्क्स के आते हैं, राइट। ये एक्चुअली टोटल आपके 4 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डिस्कस हो गए।